हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिजल्ट एडुशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ये जो मेरा अभी ध्वनि में बताने वाला हूँ, ध्वनि को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ध्वनि टॉपिक को केमिस्ट्री का ये है। इससे भी पहले हमने ऊष्मा डाला है, इससे उसके बाद मैंने तरंग डाला और ये हमारा तीसरा टॉपिक है ध्वनि। तो मैं ये इसमें कम से कम 5 से 6 टॉपिक हैं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो केमिस्ट्री में बीपीएससी से एक भी क्वेश्चन, सीडीपीओ दरोगा में, मेंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और केमिस्ट्री में जितना भी पूछेगा ये इसी से पूछेगा, आप याद करके रख लीजिए। ठीक है, तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं ध्वनि। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाला हुआ है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। देखिए ध्वनि में क्या कहता है, माध्यम जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम क्या पूछता है। तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जल में होगा और उसके बाद इस्पात में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा। तो ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होगा। धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होगा मेरे दोस्त, तो धातु में होगा। आपसे अगर कोई पूछे, एग्जाम में कई बार पूछता है कि ध्वनि को सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है, तो धातु में। तो लोहे का, लकड़ी का, स्टील का, लोहे में जो है सबसे अधिक होगा, लोहे में, स्टील में सबसे अधिक ध्वनि का गति होगा, धातु में होता है। लकड़ी में नहीं होगा, याद रखिएगा, लकड़ी में नहीं होगा, धातु में होगा। धातु मेटल हो गया। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर ध्वनि की अधिकतम गति रहेगी लोहे में। लोहे में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे ठोस एवं निर्वात दोनों गैसों में चल सकती है। ध्वनि गति ठोस एवं निर्वात दोनों गैसों में, दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि आर पार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, ध्वनि आर पार नहीं किया जा सकता निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट के हॉल के दीवारों पर ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट हॉल में जो है दीवारों पर क्या लगा रहता है, फॉर्म लगा रहता है, ध्वनि के अवशोषण के लिए लगा रहता है। नेक्स्ट क्या है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 16.5 मीटर जो है, अगर हम बोलते हैं, अगर कोई सुन रहा है तो 16.5 मीटर की डिस्टेंस पे जो है स्पष्ट रूप से उसे आवाज़ को सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा, मेंस, आरओ, यूपीएस, यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, तो ध्वनि का वायु में अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का जो है वायु में वेग कितना माना गया है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर रहता है, तो ये 330 मीटर है और ये पर सेकंड है। 330 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि का वायु में वेग है। चंद्रमा पर एक दूसरे के नहीं सुन सकते हैं बातचीत, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, भूकंप है। अंतरिक्ष संचार का, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा पर नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का वहाँ माध्यम नहीं है। अगर वायु होता तो ध्वनि प्रचारित हो सकता था। अगर हम इस छत से, मान लीजिए दूसरे छत को हम आवाज़ देते हैं, दूसरे छत वाले को, तो कैसे हवा चलता है, हवा के माध्यम से जो है हमारा आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसमें केवल 200 ये ध्वनि शैलों में केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंग के रूप में प्रगामी होती है। मतलब ध्वनि शैलों में केवल, शैलो पत्थर हो गया, ध्वनि जो है शैलों में केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रासर्व तरंगे। प्रासर्व तरंगे के पीछे भी हम पढ़े थे कि प्रासर्व तरंगे क्या क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है। आप जब तरंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने बताया है कि तरंगे, प्रासर्व तरंगे का उपयोग क्या होता है। आप लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 देख सकते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है प्रासर्व तरंगे, ये कपड़ों को धूल कण हटा देती है, ये बीमारियों में उपयोग किया जाता है और ये स्वचालित दरवाजे नियंत्रित करती है। तो प्रासर्व तरंगे जो हमारा लिफ्ट में लगा होता है, प्रासर्व तरंगे के माध्यम से जो लिफ्ट ऑटोमेटिक खुल जाता है, बंद हो जाता है। मेट्रोज में अभी दिल्ली मेट्रो या जो भी मेट्रो है, मेट्रो में ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाता है, खुल जाता है। अभी जो तेजस एक्सप्रेस चला उसमें भी ऑटोमेटिक गेट लगा है सेंसर के माध्यम से। इसमें तो प्रासर्व तरंगे छोड़ा जाता है और प्रासर्व तरंगे के माध्यम से ही ऑटोमेटिक गेट, स्वचालित जो है दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं। अगर आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर बीपीएससी, सीडीपीओ, दरोगा, मेंस या यूपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस, आरओ जो भी पूछे, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रासर्व तरंगे के माध्यम से जो है, प्रासर्व तरंगे के कारण ही जो है स्वचालित गेटें खुलती है और बंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रासर्व तरंगे वे ध्वनियाँ हैं, प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, तो 20,000 से अधिक होती है। प्रासर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, 20,000 से अधिक होती है। और ये प्रासर्व तरंगे स्वचालित दरवाजे में नियंत्रित होती है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व तरंगे का उपयोग किया जाता है,
सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में प्रसव तरंगे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है। इसका कारण क्या है, वे पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। कई बार हमसे पूछता है बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, आरओ कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं, कैसे उड़ते हैं? तो ये परासर्व तरंगे निकालते हैं, तरंगे को छोड़ते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। अगर उन्हें उड़ना होता है तो अपने तरंगे को छोड़ते हैं, ठीक है। और अगर वो लौट के आ जाता है जल्दी, ठीक है, तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे डिविएशन है, कोई रोक है। अगर खाली नहीं लौट के आता है, खाली है, तो वो सीधे उसी मार्ग में उड़ते जाते हैं। तो इसी माध्यम से चमगादड़ और जो हैं क्या करते हैं, अपना शिकारी भी करते हैं। जहाँ बैठना होता है उन्हें बैठते भी हैं, उठते भी हैं, ठीक है। तो प्रसर्व तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। देखिए बोल रहा है 1, 3, 4 से हृदय और प्रसर्व तरंगे पर कंपन करते हैं। हृदय जो हमारा अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। हृदय हमारा अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मैक संख्या ध्वनि की गति को निर्देशित करने में लाया जाता है। मैक संख्या क्या कहा जाता है, कितना मैक स्पीड से गया, तो ध्वनि की तरंगों के लिए, ध्वनि की गति के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति अभी बताया था 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रसर्व तरंगे जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराध्वनिक जेट की उड़ाने के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। पराध्वनिक जेट के कारण कौन सा ओजोन परत को नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ध्वनि गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर भी निर्भर करते हैं। ध्वनि गति जो है परिवर्तित माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग किया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। मतलब ध्वनि की तीव्रता अगर हम बोलते भी है ना, तो ये डेसिबल में जो है काउंट होता है। तो वातावरण में कितना पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, ये सब डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। आवाज़ को भी मापा जाता है, कितना डेसिबल बोला जाता है। तो ये डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने का एक यंत्र है, ठीक है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह लगभग 30 डेसिबल होती है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अभी मैं मान लीजिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये 30 डेसिबल से अधिक है, क्योंकि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। जब हम बात करते हैं तो आराम से बोलते हैं, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो ये जो मैंने बोला है, ये 30 डेसिबल का आवाज़ निकलता है, और मैं अभी ज़ोर से जो बोल रहा हूँ 30 डेसिबल से ज़्यादा का है। तो जब देखिए बीपीएससी और यूपीपीसीएस, आरओ और दरोगा मैन, सीडीपीओ, ये साइंस में ऐसी सामान्य चीज़ पूछते हैं ना जो हमारे व्यावहारिक हो, जो हम डेली यूज़ में यूज करते हैं, और उसी से पूछ देते हैं, और हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है, गलत करके हम आ जाते हैं। तो आज आप डिजिटल एडुशाला के साथ अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए, परिवर्तन दिखेगा आपको। आप इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपने फेसबुक पे पोस्ट कर लीजिए। आप लोग के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हंसी घर परिवार, संसार, अपना संसार, यारों का काफिला, एकदम हम बन के रहेंगे, हिंदुस्तानी, ये देश है, ये देश मेरा वतन, जो भी ग्रुप है सब में भेज दिए, सबको बोलिए सब्सक्राइब कर दो भाई मेरे, सबको बोलिए सब्सक्राइब कर, सब तक पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये जो गांव में सुदूर बैठे हैं ना, उनको तक भी ये पहुंचना चाहिए। आज नेट हर एक जगह उपलब्ध है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 डेसिबल का रब नॉइज़ का प्रबलता स्तर होगा। 100 डेसिबल का रब जो है नॉइज़ का प्रबलता स्तर सगत होगा यंत्र कारखाने की शोर से। 100 डेसिबल से प्रबल स्तर का यंत्र कारखाना मतलब कोई मशीन है, वहाँ पे 100 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल। अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ उस शहर में आ रहा है तो वो ध्वनि प्रदूषण है, पोल्यूशन नहीं, ध्वनि है। ध्वनि, एयर पोल्यूशन नहीं, ध्वनि प्रदूषण। आवाज़ से जो है, कहीं मान लीजिए हॉर्न बजा रहा है, टों, कहीं कुछ बज रहा है, इको बज रहा है, कहीं डांस हो रहा है, इससे उस ध्वनि प्रदूषण होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है 45 डेसिबल से ज़्यादा होगा तो वो शहर प्रदूषित है, ध्वनि प्रदूषित है। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल। मनुष्य अगर शोर करेंगे, मतलब अगर 50 आदमी 10 आदमी बैठ गया और कौं 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 करने लगे, कई जगह क्लास में आप देखते होंगे, तो 85 डेसिबल का आवाज़ ग्रुप में निकल जाता है, ठीक है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि कितना है? 60 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि 60 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। 60 डेसिबल तक के लिए अच्छा स्तर माना जाता है। एक मजदूर रेल पटरियों पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान की पट्टियों को रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। क्या है? ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु की अपेक्षा
अधिक है। मतलब अगर एक हथौड़ा मारता है तो उसे 2 बार टन टन सुनाई देगा। तो क्यों? क्योंकि ध्वनि का जो वेग है ना, इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। इस्पात में भी बताया था कि अधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, जब सितारा और बांसुरी पर एक ही स्वर बजा जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि को भेद किया जाता है केवल ध्वनिकता क्वालिटी में अंतर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े गिरजाघर तथा अन्य भवनों में प्रतीत अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघर अन्य भवनों में प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, दीवारों छत पर धरातल अपवर्तित ध्वनि तरंगे सुनाई देती है। तो ये इसका सही है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये भी मुझे लगता है 10 मिनट का वीडियो होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ही मेरे दोस्त देखने को अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोन स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। ठीक है, सारेगामा पधनि सा 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा आवृत्ति 256 हर्ट्ज की होती है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज की होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 होती है। ये नहीं पूछेगा लेकिन पढ़ लीजिए। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही, केवल एक ही सही है। ठीक है, तो ये जो दूसरा जो है गलत है, स्वर की 256 हर्ट्ज नहीं होती है नी की, ये गलत है। हमारे सिर्फ पहला जो है द्विटोनिक स्वर जो है 7 आवृत्तियों वाला होता है, बस इसको देख लीजिए। बीपीएससी पूछेगा नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं पूछेगा, इसी दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, इंफ्रारेड एक्स किरणें दृष्टिगोचर प्रकाश तथा तरंगे में से लंबाई तरंगे सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंगे की लंबाई जो है सबसे अधिक होगा। देखिए इंफ्रारेड, एक्सरे और जो दिखता है प्रकाश तथा रेडियो तरंगे में सबसे अधिक लंबाई किसकी होती है? तो रेडियो तरंगे की लंबाई सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंगे कहाँ से परावर्तित हो जाता है? आयन मंडल से परावर्तित हो जाता है रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे को ही हम लोग कहाँ छोड़ते हैं? रडार को पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रित इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे के द्वारा ही जो मतलब टीवी सेट चलाता है, रिमोट से जो हम कैलकुलेट करते हैं कि बढ़ाते हैं, कम करते हैं, आवाज़ बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये रेडियो तरंगे का रिमोट में प्राय बीपीएससी पूछ जाएगा हम घर में जो प्राय रिमोट यूज करते हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा तरंगे चलता है? प्रासर तरंगे, एक्सरे के नहीं, अल्फा बीटा गामा और रेडियो तरंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग मारेंगे रेडियो तरंगे के कारण जो है क्या होता है, टीवी सेट जो है रिमोट के द्वारा चलता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह क्या है? अवरक्त विकिरण है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण का, वह नेक्स्ट क्या है? वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है अवरक्त किरणें लाया जाता है। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। जब टीवी को हम स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश में संचरण होता है आयम मंडलम के द्वारा। दूरदर्शन में जो है चित्र संचरण आयु मंडलम के द्वारा होता है। ठीक है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? आवृत्ति आरोपण। आवृत्ति आरोपण जो है क्या है? टेलीविज़न में प्रसारणों का श्रव्य संकेतन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जहाँ जहाँ बीपीएससी पूछेगा ना मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रसारित वाहु तरंगे की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है। अगर 30 मीटर बैंड पर वो प्रसारित हो रहा है तो इसका 10 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, आर जो है रेडियो, चलिए रेडियो तरंगे की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होते हैं। रेडियो तरंगे कैसे तो विद्युत चुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हमारा रहेगा चौथा वीडियो केमिस्ट्री का, तो विद्युत धारा रहेगा। ठीक है, विद्युत धारा रहेगा। चलिए हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। रिजल्ट एडुशाला को जब आप यूट्यूब में जाएंगे और रिजल्ट एडुशाला टाइप करेंगे तो रिजल्ट एडुशाला हिंदी में है, तो जो हिंदी में लिखा रहेगा उसको सब्सक्राइब कर देंगे। और रिजल्ट एडुशाला बीपीएससी जब डालेंगे तो हमारा चैनल ऑटोमेटिकली दिखा देगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद।